जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आधुनिक भारत के इतिहास में हुई प्रमुख संधियां आज का टॉपिक है, क्योंकि 2 दिन लड़ाई किए हो तो आज संधि तो कराइबे करेंगे, और नहीं करोगे तो जबरदस्ती कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे संधि, सुलह कराएंगे, लिखवाएंगे पूरा बढ़िया से। तो आज का प्रमुख बिंदु भारत की संधि, और जितनी संधियां हैं लगभग जो कि परीक्षाओं में कूद कूद के पूछी जाती हैं, एग्जामिनर दिमाग खराब खराब करके पूछते हैं, अपने बीबी बच्चों झगड़ा करके पूछते हैं, तो ऐसे ही प्रश्न बना लेते हैं, संधियों से उठा लेते हैं। और जबकि हम लोग संधियों के पहुंच से बड़े दूर होते हैं, हमें तो बस युद्ध पता होता है, लेकिन हम समझते हैं उनकी बात को और बिल्कुल कहे नहीं समझेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है और बहुत जबरदस्त टॉपिक है हमारा, आधुनिक भारत की प्रमुख आधुनिक भारत के इतिहास की प्रमुख संधियां। और संधि तभी होगी जब लड़ाई होगी। तो लड़ाई के बाद संधि पढ़िए, आराम करते रहिए घर पे और बिल्कुल आनंद से पढ़ते रहिए, चाहे लाल हो लाली। सपोज दैट कोई भी हो, अपनी मेहनत अगर करेंगे आप तो आपके लिए फायदा करेगा। तो पहली संधि पर चलते हैं बिना बात किए ज्यादा। पौंडीचेरी की संधि, थोड़ा सा मैं इस पर जो लाइनिंग आपकी दिखाई दे रही है वो गलत, जब मैं इसको सेट कर रहा था तभी हो गया था। खैर कोई बात नहीं, समझते रहना। लिखा है पौंडीचेरी की संधि, यह हुआ है 1755 में। और पौंडीचेरी की संधि कर्नाटक के युद्ध के बाद, जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध था उसके बाद पौंडीचेरी की संधि होती है, और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कर्नाटक का जो युद्ध था वो डिसाइड करने वाला था कि भारत किसका गुलाम रहेगा और कौन भारत का मसाला खाएगा और कौन भारत से दूर चला जाएगा। तो ये कर्नाटक का युद्ध था। तो उसी युद्ध के बाद 3 युद्ध जो हुए, तो दूसरे युद्ध के बाद एक संधि होती है, क्योंकि अंग्रेजों और फ्रांसीसी अपने मेंटेन संधि कर लेते थे, और संधि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में थी। तो अगर पूछेगा पांडिचेरी की संधि कब हुई है तो 1755 किस युद्ध के बाद हुई है, तो कर्नाटक के युद्ध के बाद हुई, या कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बाद हुई है। ठीक है ना। किसके किसके बीच हुई है, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि ये जो संधि है, ठीक है ना, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। अब इसमें बात क्या कही गई थी, क्या बात थी कि संधि का मतलब इसमें क्या संधि हुआ था। संधि ये हुआ था कि हमारे भारत के राजा लोग इतने महान हो गए थे इस समय तक कि ये फ्रांसीसी के जो अच्छे अच्छे गवर्नर होते थे, चाहे अंग्रेजों के जो अच्छे अच्छे गवर्नर होते थे, इनको ये लोग उपाधि खूब देते थे। महाराजा धीराज की उपाधि देते थे, तुम शेर हो, तुम चीता हो, ऐसे ही करके उपाधि दे देते थे सब। तो इस संधि में ये कहा गया कि देखो भैया, जो हम लोग उपाधि लेते हैं ये नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरा बात ये था कि हमारे भारतीय राजाओं में जो भी राजा लोग कोई भी काम करते थे, तो एक कि आधा एक राजा की तरफ से अंग्रेज हो जाते थे, एक राजा की तरफ से फ्रांसीसी हो जाते थे। जैसे गांव में आप देखेंगे जब 2 लोगों में डिवाइड कि लफड़ा होता है या विवाद होता है, तो गांव के 2 एकदम बकलोल आदमी होते हैं, दोनों तरफ मिल जाएंगे और खूब बकलोली करते हैं, उसमें खूब दिमाग लगाते हैं सब। उसी तरह ये भी थे सब। तो दूसरे समझौता में यह कहा गया कि भारतीय राजाओं के विषय में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि पौंडीचेरी की संधि जो हुई है 1755 में कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बाद, उसमें बस 2 बातें कही गई इंपॉर्टेंट रूप से, कि हम उपाधियां नहीं लेंगे और हम इनके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, पौंडीचेरी की संधि 1755 द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। आगे चलते हैं। पेरिस की संधि, कौन नहीं जानता पेरिस को, विश्व की जन्नत है साहब, जन्नत है। यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं। तुम्हारे श्रीलंका की तरफ चेन्नई वाले नहीं कि देखी के लोग भाग जाएं, बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत, इसलिए विश्व का जन्नत कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। 1763 में पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि, यहाँ पे संधि नहीं हुई है, लड़ रहे थे सब, युद्धवा हुआ था भारत में और पेरिस में जाके संधि किए थे। देख लो हम लोग कितने चूतिया की पढ़ रहे हैं उसको भी, और परीक्षा में ये भी पूछ देता है। तो 1763 में पेरिस की संधि होती है, और पेरिस की संधि कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बाद होती है, और फिर वही बात होती है, और उन्हीं लोगों के बीच में होती है। किन के बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। जैसा कल अपने आपको पढ़ाया था कि कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था, तीनों अंग्रेजों के भविष्य और फ्रांसीसियों के भविष्य को निर्धारित कर रहा था। दूसरे युद्ध में कर्नाटक के युद्ध में डुप्ले का जबरदस्त पॉलिसी काम कर गया, लेकिन डुप्ले को अंग्रेजियों ने या वहां की सरकार जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट थी उसे बुला ली, और मुझे लगता था कि फ्रांस का मती मारा गया था।
जब डुप्ले चला गया तो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी सेना नेतृत्वहीन हो गई, जो नया गवर्नर आया था वो उतना कुशल नहीं था। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद जो पेरिस की संधि होती है, इसमें अंग्रेज ना ये फ्रांसीसियों को खूब बढ़िया बढ़िया चप्पल से मुंह पर मारे थे, सब फुला दिए थे पूरा मार मार के। तो पेरिस की संधि किए सब, और पेरिस की संधि में किए सब कि देखो भैया एक काम कर लो कि तुम्हें, यानी कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से कहा कि तुम्हें भारत में हम व्यापार करने देंगे, लेकिन तुम राजनीति में हस्तक्षेप करोगे तो फिर पीटेंगे। तो इसलिए अगर कोई पूछेगा प्रश्न कि पेरिस की संधि 1763 में कर्नाटक युद्ध के बाद या कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बाद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, लेकिन इसमें मुद्दा क्या था, यह कहा गया था कि फ्रांसीसी लोग व्यापार पर एक अधिकार तो है उनका, मतलब व्यापार वो भारत में कर सकते हैं, लेकिन भारत के राजनीतिक में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो बिल्कुल याद रखिएगा, पेरिस की संधि, विश्व की जन्नत पेरिस। अगला है अमृतसर की संधि। थोड़ा सा गरीब संधि है ये, अमृतसर की संधि, लेकिन गरीब है तो गरीब लोग ही कभी कभी ऐसा लफड़ा फंसा देते हैं परीक्षा में कि माथा पीटने लगते हो आप। तो अगर पूछेगा अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को, और ये जो संधि हुई थी ये अंग्रेज और सिखों के बीच में हुई थी। आप देखो अंग्रेज और सिखों के बीच में हुई थी, क्योंकि जिस प्रकार आप आंग्ल कर्नाटक युद्ध पढ़ते हैं या आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ते हैं, उसी प्रकार आंग्ल सिख युद्ध भी पढ़ना पड़ता है आपको, और आंग्ल मराठा युद्ध भी पढ़ता है। कभी कभी जब ममता खराब हो जाती है तो एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को उठा देता है, लेकिन मैं जब स्पेशल रूप से हिस्ट्री की क्लास पढ़ाऊंगा जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त अंदाज में, और पूरा एक एक करके, जब मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा इस यूट्यूब के माध्यम से, बेनिफिट का मतलब है कि हमें पैसा रुपया नहीं चाहिए, हमें सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए, हमें लाइक ज़्यादा चाहिए, कमेंट ज़्यादा चाहिए। अगर ऐसा होने लगेगा तो मैं फिर से एक सीरीज चलाऊंगा, और जीएस फिर अपने हाथ में रखना आप, ठीक है ना। तो उसमें और अच्छे तरीके से कवर करूंगा। तो हम उस प्रकार जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उस तरह अंग्रेजों और सिखों के बीच में भी युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो अंग्रेज खूब पीट रहे थे सिखों को भी, सिख भी कहाँ कम रहने वाले थे, वो भी पीटे। लेकिन बाद में एक संधि होती है, संधि का नाम अमृतसर, और अमृतसर कौन नहीं जानता, यहाँ पर स्वर्ण मंदिर है। कौन मंदिर भैया? स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? अमृतसर में है, बिल्कुल याद रखिएगा, रामदास अर्जुन दास के द्वारा स्थापित है ये। और यहाँ पर 25 अप्रैल 1809 को संधि होती है अंग्रेजों और सिखों के बीच में। अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था मेटकाप, और सिखों का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था राजा रणजीत सिंह। तो अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो एक प्रकार से यह भी कह सकते हैं जो संधि, अमृतसर की संधि, वो मेटकाप और राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई है। काफी गरीब भी है, लेकिन परीक्षा में पूछ लेता है, बिल्कुल याद रखना, कूदना मत ज्यादा नहीं तो फंस जाओगे। अगला है, कौन नहीं जानता, मद्रास की संधि। गजब। और मुझे एक बात बताएं, तुमको आधुनिक इतिहास जब मैं पढ़ाता हूँ, लड़ाइयाँ पढ़ाता हूँ, तो 2 लड़ाइयाँ, बक्सर और प्लासी, और आंग्ल मैसूर युद्ध का चारों सीरीज, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और टीपू सुल्तान। थोड़ा सा उधर डुप्ले को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि इनको पढ़ाने से समझदारी आती है, और समझदारी समझाने में बड़ा मजा आता है। तो मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। अब देखो हैदर अली कितना जबरदस्त आदमी है कि मैंने कल कहा था कि हैदर अली अंग्रेजों को संधि करने पर विवश कर दिया, संधि कर लो, क्योंकि जिस उद्देश्य से निजाम, मराठा और अंग्रेज मिलकर हैदर अली पर आक्रमण किए थे लोग हैदर अली को हराने के लिए, वो उनकी सोच, उनकी जो मतलब उनका जो ये सोच था वो ठीक विपरीत हुआ। हैदर अली मजबूत पड़ गया, और जब मजबूत पड़ गया तो अंग्रेज तेज थे, वो जानते थे कि हमें भारत में रहना है। और जाहिर सी बात है साहब, जहां से पैसा मिलता रहे, जो अगर जिससे आपको काम निकालना हो, थोड़ी बात तो सुन लो यार। अगर गर्लफ्रेंड को गुस्सा में गुलाब दोगे, थोड़ा पकड़ेगी, खुशी से दे दो, आराम से, प्रेम से, तो थप्पड़ मारती तो सभी लोग, बात की बात है, चलो मजाक की बात कर रहे हैं। तो मद्रास की संधि अंग्रेजों के द्वारा की गई। अंग्रेज समझदारी का परिचय देते हैं। और मैं बता दूं कि संधि मंधी ना तुम शिवाजी के यहां से देखोगे, उससे पहले संधि नहीं देखोगे। और शिवाजी की संधि में मध्यकालीन में पढ़ाता हूं। शिवाजी जानते थे कि कब कौन सा एक्शन लेना है, और परिस्थिति के हिसाब से ढल जाओ, मानवता यही है। और अंग्रेज देखो जानते थे कि हैदर अली से हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए संधि का रुख अपनाए सब। तो बस इतना अभी याद रखना कि मद्रास की संधि हुई कब थी? 4 अप्रैल 1769 को। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद यह संधि हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज व हैदर अली के बीच हुई थी। अगला है मंगलोर की संधि 1784 में। और कौन नहीं जानता 1784?
इसी 1784 को हमारे यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जबरदस्त एक्ट है। जब मैं तो आपको संविधान पढ़ा रहा था अपने क्लास में, कोचिंग में, तो उसको लोग पढ़े भी होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे तो फिर से संविधान की जब सीरीज चलेगी उसमें एक एक करके एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे हम। तो मंगलोर की संधि, मंगलोर जो क्षेत्र है ना, ये आपके कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलोर की संधि होती है, और यहां पर संधि किसके किसके बीच होती है? टीपू और अंग्रेजों के बीच। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को पैदा कर देता है। लड़ाई तो हैदर अली लड़ रहा है, तो टीपू से संधि क्यों हो रही है? अरे भाई साहब, इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ाई करते करते हैदर अली घायल हो जाता है, और घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो उसका लड़का राजा बनता है, और चहेता, बिल्कुल हमारा चहेता टीपू सुल्तान। और देखो ना कितनी समझदारी है टीपू में, कि अभी नया नया राजा बना है, तब तक युद्ध करने जा रहा है। अभी तुमको पता नहीं चला कि तलवार कैसे चलाना है, ढाल कैसे लेके चलना है, तुम क्या युद्ध करोगे? उससे अच्छा है कि युद्ध को कुछ समय के लिए टाल दो। टीपू तुरंत समझदारी दिखाता है और मंगलोर की संधि कर देता है। तो बिल्कुल याद रखना, मंगलोर की संधि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू और अंग्रेज के बीच 1784 में। अगला है श्रीरंगपट्टनम। परीक्षा में खूब कूदता है ये प्रश्न, बड़े बड़े तरैयों की तरह दिखाई पड़ता है, और जब दिखाई पड़ता है तो लोगों को पता नहीं चलता है। बस इतना जानते हैं लोग, श्रीपट्टनम रंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी, संधि नहीं जानते हैं लोग। लेकिन अब जान जाओ जो देख रहे हैं ध्यान से। यह 1792 और 1792 में संधि होती है। 1792 में भारत का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त वाला। और ये संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है, क्योंकि टीपू भी मजबूर हो गया था, कमजोर हो गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई हेल्प नहीं करता था, सभी लोग टीपू के खिलाफ हो गए थे, भारतीय राजा भी और अंग्रेज भी। तो इसलिए टीपू एक मध्य का रास्ता अपनाता है संधि का, और रंगपट्टनम की संधि कर लेता है। तो अगर पूछेगा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो यह हुई थी 1792 में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू अंग्रेजों के बीच। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। बनारस की संधि। देखो देखो, ये गरीब को मैं तो अपने ही से बस ले लिया, इसके ऐसे ले लेनी ना कि ये कभी कभी पूछ लेता हूँ, गुस्सा उसा करके आते हैं सब, अपने बीबी हुई झगड़ा करके नहीं एग्जामिनर, तो ऐसे ही उठा देते हैं सब, मतलब दिमाग के दिमाग पर रह, तो मतलब नया एग्जामिनर होगा तो झगड़ा करके आएगा गर्लफ्रेंड से, जब गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर लेगा तो भैया उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और जो अच्छा नहीं लगेगा वही काम करेगा वो। तो बनारस की संधि 1773 में, और 1773 का डेट काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर, संवैधानिक इतिहास में और आधुनिक इतिहास में ही, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट यहीं पर आया था 1773 में, और इसी के तहत जो गवर्नर बना था, बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल बना था, वो बना था वारेन हेस्टिंग। तो संवैधानिक विकास का पहला पत्र क्या है हमारा? 1773। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग। तो बनारस की संधि 1773 वारेन हेस्टिंग और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इस बात को याद रखना, गरीब प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं देंगे। अब है अलीनगर की संधि, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच, 9 फरवरी 1757। आहा, गजब का संधि। मंगल पांडे रोकेगा यहाँ पे आपको, बिल्कुल रोकेगा, बिना रोके छोड़ेंगे नहीं। और घुस घुस के ऐसे प्रश्नों को तो हम टच करते हैं। देखो, जब बंगाल पर की गद्दी पर सिराजुद्दौला बैठा ना, तो कभी भी जब आप कहीं भी मालिक बन जाओ, प्रधान बन जाओ, तो आपके सामने बड़ी चुनौतियां मिलेंगी, बहुत चुनौतियां। कोई खून ना कर दे तुम्हारा, गोली ना मार दे, पानी निकलवाना है, चक ना पवाना है। तो अगर सभी चुनौतियों से जीतना है तुमको, तो एक के काम है शांत दिमाग, समझदारी, अनुभव, पावर भी होना चाहिए। सिराजुद्दौला भी कुछ ऐसा ही था, गद्दी पर बैठा नया लड़का है सब कुछ था, लेकिन समझदारी और शांत स्वभाव का नहीं था, तुरंत गुस्से में आ जाता था। और इसी का फायदा उठाया रॉबर्ट क्लाइव ने। देखो, गुस्सा समय पर भी अच्छा लगता है, हर जगह अच्छा नहीं लगता है। और जब गद्दी पर बैठा तो देखा कि बंगाल में अंग्रेज पूरा कूद रहे थे चारों तरफ, इसके नाना के कार्यकाल में, क्योंकि इसके नाना की 3 लड़कियां थी। और इसके बाद बंगाल से सोच लिया कि ये पहले भूरे भूरे गोरे गोरे लोगों को भगाएंगे, अर्थात अंग्रेजों को भगाएंगे, उनके बीवी बच्चों को पीट के भगाना शुरू किया, भाग यहां से, भगा दिए, भाग। और लोग जाके बंगाल में वो देखो, द्वीप है, द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी और उधर समुद्र के बीच किनारे में, उधर जाके रहे लोग। और रॉबर्ट क्लाइव उस समय
फ्रांसीसियों से लोहा ले रहा था। यह भी बड़ा खतरनाक आदमी है। देखो, सिराजुद्दौला के पास पावर, गुस्सा, सब कुछ है। रॉबर्ट क्लाइव के पास भी सब कुछ है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के पास दो चीजें, शांति और अनुभव। किसी भी चीज में ये दो चीज बड़ा काम करता है। रॉबर्ट क्लाइव आया, सिराजुद्दौला से पूछा, अरे साहब कहाँ भगा दिए, आपके नाना से हमारा बड़ा अच्छा संबंध था, आप कहाँ भगा दिए आप हमको? बोला कि तुमको भी भगा देंगे, क्या करोगे? क्या कर बताओगे, भगा दे, चला उठा यहां से भगा। बोला कि अरे साहब घबराओ ना। फिर वहीं पर ये लोग संधि कर लेते हैं। उस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि में यह कहा गया कि ठीक है, अब फिर से अंग्रेज बंगाल में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हद में रह के करेंगे, ज्यादा कूदेंगे तो बहुत मार मार के भगाएंगे फिर। और अलीनगर की संधि होती है। अब रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में बात आ गई थी कि यह सिराज कभी ना कभी हमको धोखा दे सकता है, इसलिए सिराज का गद्दी से हटाने के चक्कर में पड़ गया है, मारने के चक्कर में पड़ गया। और सिराज कुछ भी हो यार, राजा तो राजा, बंगाल की जनता इसे खूब प्यार करती थी। तो सबसे पहले इसने उसके दुश्मनों को खोजा। दुश्मन कौन कौन थे? इसका सेनापति मीर जाफर, जगत सेठ, अमित चंद्र, कई लोग थे, राय दुर्लभ। और मेन सबसे दुश्मन थी एक मौसी, घसीटी बेगम। 3-4 मौसी बड़ी खतरनाक थी। जैसे इब्राहिम लोदी की बुआ और चाचा, वो दोनों खतरनाक थे भैया, वही तो हरा दिए उसको, गरीब को। और उसकी मौसी, इसकी मौसी भी बड़ा इससे जलती थी, क्योंकि मौसी को भगा दिया था। मौसी 3-4 बार भगा दिया, तो वो भी आके सिखाती थी कि ये बाबू ऐसी ना करे, भगा भाग यहाँ से, हमके जो मन के तौर कर कलेश कर। मौसी गुस्सा आया, वो भी चली गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने सभी को मिलाया और संधि को तोड़ के प्लासी का युद्ध करता है रॉबर्ट क्लाइव। बहुत बड़ी बात है, 1757 में, और नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। तो अलीनगर की संधि 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अगला है इलाहाबाद की प्रथम संधि। ये देखो, इलाहाबाद में 2 संधियां हैं। कई की किताबों में एक संधि लिखी होती है, तो दोनों संधियों को याद रखना। ये इलाहाबाद की संधि क्या है, पहले पूरी कहानी सुन लो। बक्सर की प्लासी की लड़ाई खत्म हुई, मीर जाफर गद्दी पर बैठे, मीर जाफर के बाद मीर कासिम बैठे, और मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा तो अंग्रेजों को ये लगा कि जितना हम बोलेंगे उतना ही करेगा। लेकिन वो तो बंगाल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लग गया, अंग्रेजों से दूरियां बनाने लगा। अंग्रेजों को ये बातें नागवार गुजरी कि यार ये तो हमारी बातें नहीं सुन रहा है, हमारे कारण ये गद्दी पर बैठा। कहीं ना कहीं अंग्रेज पूरा एकदम तमतमा गए। और मीर कासिम भी कहां दबने वाला था, इसने भी अपने लोगों को इकट्ठा किया। और उस समय मुगल का जो सम्राट था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। मतलब ये, इसकी प्रकृति भी बड़ी गरीबी है, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधा कि चलो लड़ाई करेंगे। मीर कासिम शाह आलम द्वितीय के पास गया, बोला कि सहायता तुम्हारा हमारा कर दो, और फिर से तुम्हारा एक वर्चस्व, जो कि मुगल दरबार में, जो जहांगीर के समय में, अकबर के समय में, बाबर के समय में जो वर्चस्व था, फिर से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और एक बंगाल का छोटा सा सूबा था, वहां का जो नवाब था नजमुद्दौला, नजमुद्दौला भैया से भी, ठीक है ना, ये नजमुद्दौला का देखो आप यहाँ पे, इनसे भी संपर्क किया। ये तैयार नहीं हो रहे थे सब, बोले कि नहीं, हमको बाद में अंग्रेज मारने लगेंगे। बोला शायद कुछ नहीं करेंगे हमें ना, चलो। ये सभी लोग, इसके बाद जो अवध के नवाब थे, ये सभी लोग मिलकर आक्रमण किए। बक्सर का युद्ध 3-4 लोग मिलकर, लेकिन अंग्रेजों ने समझदारी के बल पे तीनों को हरा दिया। जब हरा दिया तो जाहिर सी बात है, मीर कासिम तो मारा गया। अब ये जो शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला, शुजाउद्दौला, ये जाके रॉबर्ट क्लाइव को गड़वा पकड़ के लगे सब रोने, खूब रहे भैया गलती से लेके चले आए, हम जाता नहीं, घरे जाता नहीं, तो जो भुलवा के लेके चली आ लड़े खाती, हमके ना पता लगा कि तू ही हमारी, तब ना हाल होती। तमाम प्रकार की बातें होने लगी। 12 अगस्त 1765 को पहली संधि होती है। ये रॉबर्ट क्लाइव, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और नजमुद्दौला के बीच। इसमें यह कहा गया कि उसने, रॉबर्ट क्लाइव कुछ नहीं बोला, बोला कि जो करना है करो, पेंशन पे जाओ। पेंशन का मतलब था कि तुम्हारे क्षेत्र में टैक्स हम वसूलेंगे, बाकी तुमको जोड़ जाड़ के दे देंगे। रॉबर्ट क्लाइव दीवानी मामले को ले लेता है। इसलिए पूछा जाता है कि अगर पूछेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस युद्ध के बाद दीवानी मामले का अधिकार मिल गया था भारत में, तो बक्सर के युद्ध के बाद। दूसरी संधि है इलाहाबाद की संधि, 16 अगस्त 1765 को। और बक्सर युद्ध के बाद अवध के शासक जो शुजाउद्दौला थे और क्लाइव के बीच में, ये भी गए थे लड़ने, इनको भी बाद में पीटा। इनसे बोला कि एक काम करो कि जो तुम्हें मुगलों ने कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दिया है, कड़ा मानिकपुर वही जहां पर
अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी यानी अपने ससुर को मारा था, वो क्षेत्र एक काम करो कि हमारे नाम कर दो, बाकी जाओ तुम जो करना है कर लो। तो इसी प्रकार से इलाहाबाद की दूसरी संधि भी होती है। तो बस आपको यह याद रखना है कि संधि कब हुई, किस युद्ध के बाद हुई और किन किन शासकों के बीच में हुई। अगला जो हमारा सीरीज होगा वो होगा राष्ट्रीय आंदोलन, और जबरदस्त तरीके से उसको कवर करेंगे, हर एक व्यक्ति को कवर करेंगे। हमारे भारत की उस समय परिस्थिति क्या थी जिस समय यह आंदोलन शुरू किया गया, रूढ़िवादी परंपरा पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप ईमानदारी पूर्वक, अगर नोट्स बनाना है तो बनाते रहो, नहीं बनाना है तो बिल्कुल हम पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, कोचिंग के ग्रुप पे इसको सेंड कर देंगे जिस दिन पूरा खत्म होगा, ठीक है। और आप पढ़ते रहो, ईमानदारी से पढ़ते रहो, जीवन का आनंद भी लेते रहो, ठीक है। क्योंकि कोरोना वायरस महामारी तो ये है, बाकी समझते रहना आप कैसी महामारी है, लेकिन फिर भी आप भर्ती के लिए तैयार रहिए। पेपर हो रहा है इसी कार्यकाल में, जैसे एनडीए का पेपर देखो हो रहा है, ठीक है। कुछ पेपर टल भी रहे, तो ऐसा नहीं कि पेपर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना हो रहा है तो हम सो जाएं आराम से। तो आप थोड़ा सा केयर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और हाँ बिल्कुल अपने लोगों के बीच में इस चैनल को इतना पॉपुलर कर दीजिए, इतना पॉपुलर कर दीजिए सर। जो हमारा टारगेट है ना कि 30 तारीख तक हमारे 500 से 600 के करीब सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो बिल्कुल इस मुहिम पर आप काम करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।